सभी दोस्तों को नमस्कार। एडिटोरियल एनालिसिस का डे 5 है आज। तो पहले अपन कुछ वोकैब करेंगे, उसके बाद एक एडिटोरियल रीड करेंगे, दो पैराजंबल करेंगे, एक प्री लेवल, एक मेंस लेवल, एक एसएससी लेवल और एक बैंकिंग लेवल, ऐसे समझ के चलिएगा। एक आरसी करेंगे क्वेश्चन के साथ। एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुका है, 600 वैकेंसी आई है, मात्र 2000 का एक्सपेक्टेशन था, नहीं आई इतनी, तो हो सकता है आगे चल के ये वैकेंसीज बढ़े। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्री में पहले 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे, अब ये 30 की जगह 40 इंग्लिश के कर दिए गए। पहले 35 होता था मैथ्स रीजनिंग, अब 30 कर दिया है। मेंस में 40 मार्क्स की होती थी इंग्लिश, 40 क्वेश्चन अब 20 मार्क्स के कर दिए, लेकिन 50 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव पहले भी था, अभी भी है। पहले 90 मार्क्स का था, अब ये 70 मार्क्स का हो गया। तो इज्जत इंग्लिश को प्री और मेंस दोनों में चाहिए, प्री में अब ज्यादा चाहिए। ठीक है भाई। तो खैर ये तो होगी मजाक की बात, बाकी आप टेलीग्राम चैनल में देख लेना क्या क्या चेंज हुआ है, मैंने डाल दिया है। तो आओ सरकार शुरू करते हैं आज के वोकैब सेशन को। पहले एक वर्ड लिखा सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स का मतलब होता है वर्ड्स का खेल समझना, शब्दों का उलट फेर समझना, मतलब शब्दों के मीनिंग की स्टडी, शब्दों के मीनिंग पर ध्यान देना, मतलब किस तरीके से वर्ड्स में उलझाया सुलझाया जा रहा है, वो होता है सेमेंटिक्स। आगे लिखा एक्स ग्रेसिया। एक्स ग्रेसिया मतलब होता है किसी की फेवर में कुछ करना। जैसे एक इंसान है ए और एक इंसान है बी, ए की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये बी को हेल्प करे, बी की हेल्प करे, बी को पैसा दे, लेकिन ये फिर भी दे रहा है, मतलब इसकी फेवर कर रहा है, एवं ही फेवर कर रहा है, कोई मजबूरी नहीं है इसकी। इसे अपन कहते हैं एक्स ग्रेसिया, फेवर करना किसी का बिना ड्यूटी के। फजी का मतलब अपन ने पहले भी पढ़ा था, एक वर्ड भी पढ़ा था अपन ने, वेग। वेग का मतलब है जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, जो साफ ना हो, जो उलझा हुआ सा हो, असमंजस वाली सिचुएशन में हो। उसके लिए एक और वर्ड पढ़ो आप, शैगी। शैगी का मतलब है फजी, फजी मतलब है क्लियर ना हो जो। और एक असमंजस मैंने वर्ड बोला, इसके लिए एक नाउन नोट करना, क्वेंडेरी। QUANDARY, क्वेंडरी एक नाउन है, इसका मतलब है असमंजस वाली सिचुएशन, दुविधा होना, अनेबल टू डू, अनेबल टू थिंक और अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, उस तरीके का। ठीक है। आगे लिखा ब्रिंग आउट। आउट तो जानते हो, आउट मतलब है बाहर, तो ब्रिंग मतलब है लाना, बाहर लाना। बाहर लाना मतलब प्रोड्यूस करना, लॉन्च करना। आपने एक वर्ड पढ़ा था लॉन्च करने के लिए कल, रोल आउट। रोल आउट नोट करना इसके साथ, इसे भी। एसेंचुएट एक वर्ड है, एसेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना, बाहर लाना, सबके सामने लाना। ठीक है। तो मोर एविडेंट भी लिखा है, मेक समथिंग मोर एविडेंट, एम्फेसाइज करना किसी चीज को, ब्रिंग आउट होता है। इसी के नीचे ब्रिंग अलोंग भी लिख दो, ब्रिंग अलोंग, और इसी के नीचे लिख दो ब्रिंग अराउंड। ब्रिंग अराउंड, तो अराउंड का मतलब क्या होता है, अराउंड ऐसे चारों आसपास, मतलब अलोंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल, जैसे रोड के अलोंग चलते हो आप, तो अलोंग मतलब है किसी चीज के साथ। तो जैसे ऐसे समझो आप, अगर आप किसी को किसी जगह पे लेके आ रहे हो तो ब्रिंग अलोंग है, और अगर आप किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो तो ब्रिंग अराउंड है। जैसे इस जगह पे किसी को लाने के लिए मुझे 6 महीने लग गए, ये ब्रिंग अलोंग है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा नजरिया है, जो मेरा परसेप्शन है, उस परसेप्शन तक उस इंसान को लाने में मुझे 8 महीने लग गए, ये ब्रिंग अराउंड है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा ग्रैपल। ग्रैपल अपन ने पहले भी पढ़ा, शायद ग्रैपल नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ेंगे। ग्रैपल का मतलब है किसी चीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश करना। ग्रेस होता है ना एक वर्ड, ग्रेस करना, कोशिश करना समझने की, जैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो हर चीज को, ये ग्रैपल है। इसके लिए एक वर्ड है रेसल और एक वर्ड है स्कफल। जैसे एक वर्ड है रेसल, रेसलमेनिया आपने सुना होगा, WR है ना, रेसलर जिससे बनता है। इसका मतलब है सीज करना, कब्जे में लाना, टू गेट होल्ड ऑफ समबडी और समथिंग एंड फाइट विद, ट्राई टू कंट्रोल हिम और हर, मतलब उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो आप, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, रेसल। स्कफल, ग्रैपल। जूनोटिक क्या होता है, जूनोटिक का मतलब है एक ऐसी बीमारी, डिसीज। डिसीज ये इलनेस है भाई, ये इलनेस है। एक वर्ड आपको मिलेगा डिसीज, DECASE, ये है डेथ, मौत। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना। तो एक ऐसी बीमारी जो एनिमल्स से ह्यूमंस की तरफ आती है, एनिमल्स में से ह्यूमंस की तरफ फैल जाती है, उस बीमारी को अपन कहते हैं जूनोटिक। ध्यान रखना, ये वर्ड कई बार आ जाते हैं, जो वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ऐसे एपिजोटिक लिखा है। एपी क्या है, एपी मतलब होता है ऊपर, अपोन बाद में। ठीक है, अपॉन आफ्टर, ऐसे सेंस निकल के देता है एपी। जैसे मैं एपी से वर्ड बोलूं, एपिटोम्ब। एक वर्ड है एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या है और एपिटोम्ब का मतलब क्या है, दो वर्ड है। एपिटोम्ब का मतलब तो है टोम्ब के ऊपर, एपिटाफ यहां से वर्ड बनता है, मतलब एग्जैक्ट एपिटाफ लिख दो। एपिटाफ जो कब्र के ऊपर जो इंस्क्राइब करके लिखते हैं ना कुछ,
पत्थर पे लिखा होता है उसे कहते हैं हम एपिटाफ, उसके ऊपर लिखा गया। एपिटोम का मतलब क्या होता है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बेसिक वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। ठीक है भाई। ऐसे एक और वर्ड बनता है एपिलोग, आपने सुना हो तो एपिलोग। लोग मतलब होता है स्पीच, और एपी मतलब होता है ऊपर, स्पीच के बाद की जो कहानी होती है उसे कहते हैं एपिलोग। मतलब कोई किसी ने प्ले किया, कुछ भी बोला, उसके बाद जो किसी ने आगे समराइज किया ऐसा कुछ, उसे एपिलोग कहेंगे। तो एपिजूटिक की मतलब जैसे एपिडेमिक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में, उस पूरे एरिया के ऊपर इस चीज का असर है, उसे कहते हैं। तो जैसे ह्यूमंस के अंदर होती बीमारी, ऐसे अगर एनिमल के अंदर फैल जाए एक एरिया में, एपिजूटिक। एंथ्रोपोड क्या होता है? एंथ्रोपोड उस जगह को कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां से कोई इंपोर्ट किया सामान और यहां से अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसे कहते हैं अपन। ऐसी सिटी और जगह, पोर्ट, कुछ भी आप इसे कह सकते। नेक्स्ट देखेंगे रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ पार्ट। रेसिडुअल मतलब होता है बचा हुआ पार्ट, जो रिमेन हो जाता है कोई भी प्रोसेस की। जैसे देर आर स्टिल अ फ्यू रेसिडुअल प्रॉब्लम्स विद द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर में कुछ हुआ उसके बाद भी कुछ मुसीबत रह गई, जो बचा हुआ पार्ट है। जैसे आपने कोई मुसीबत थी, मुसीबत को आपने सोल्व करने की कोशिश की लेकिन फिर भी रह गया, उसे कहते हैं अपन होल्ड ऑफ। तो अपन ने कल पढ़ लिया था होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना। रेमिफिकेशन भी कल पढ़ लिया था हमने। कैप्रीशियस पढ़ लिया था अपन ने। अच्छा, कल के वर्ड्स हो गए। इंस्ट्रक्टिव, यूजफुल इन्फॉर्मेशन था, रोल आउट, इंट्रोड्यूस करना था, बोर्ड वेल, सजेस्ट करना था फ्यूचर में कुछ अच्छा। कल के वर्ड है, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इसे। चलो सरकार, आज का एडिटोरियल आपके सामने है, और बहुत सीरियस होकर पढ़ाई किया करो भाई, मन लगा के, एकदम रिलैक्स मोड में। मेरे इस क्लास में ऐसे मत सोचा करो कि हम आए हैं पढ़ने, अपन ये सोचो कि अपन आए हैं मजे लेने, दैट्स इट। देखो कितना मजा आएगा। क्या है द लैप्सिस किस चीज में? डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका करंट अफेयर्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ध्यान रखना। तो एक बिल है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। इसके बारे में इसने क्या क्या बोला, उसकी यहाँ स्टार्टिंग में इसने इंट्रोडक्शन दिया। अब इंट्रोडक्शन लिखना भी सीखो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो तो इंग्लिश तो आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कल को सोचो आपके बच्चे बोले कैसे लिखते हैं, बच्चे को बोले कि नहीं आता है, कैसा बाप है, कैसी माँ है, सोचो आप। क्या है भाई? डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 रेजेस सीरियस कंसर्न्स। कंसर्न्स क्या है? नाउन। सीरियस क्या है? एडजेक्टिव। रेज क्या है? वर्ब। रेज और राइज में क्या फर्क है? राइज मतलब है उठना, इनट्रांजिटिव वर्ब है ये। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सेकंड फॉर्म इनट्रांजिटिव था भाई ये। इसका सेकंड फॉर्म रोज है, इसका थर्ड फॉर्म राइजन है। एक वर्ड है रेज। रेज का मतलब है उठाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चा पार्टी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका सेकंड फॉर्म है रेज्ड, इसका थर्ड फॉर्म भी है रेज्ड। ठीक है। एक और वर्ड है इसके जैसा ही, RAZE। रेज का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना, नॉट कर देना। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेज्ड है। तो जो बिल है इसने सीरियस कंसर्न्स रेज किए। क्या क्या? इंस्टेड ऑफ फिलिंग इन द गैप्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट DMA 2005, द बिल हैज रिमूव्ड स्कोप फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी फ्रॉम द एक्ट। जो एक्ट से एफिशिएंसी मिलती थी वो अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, उसे इसने रिमूव कर दिया। इंस्टेड ऑफ, इसकी जगह पर। इंस्टेड ऑफ का मतलब है सब्सटीट्यूशन, इसकी जगह पर, है ना। इस वर्ड का एक और सब्सटीट्यूट है, ऑल्टरनेटिव है, उसे नोट करो आप, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इसकी जगह पे। तो जो गैप था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, उसे फिल करने की जगह पे हमने रिमूव कर दिया इस चीज को। ये है इस बिल के अंदर लैप्सेस। तो ये ऑथर क्या कह रहा है, आइए सरकार ऑथर की बातों को सुनते हैं। पहला, द सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स वर्ड्स का जो नॉलेज था, उसकी स्टडी, उसका मीनिंग जो था। द बिल यूज करता है टॉप डाउन गार्डेड टर्मिनोलॉजी। वर्ड्स का मतलब टर्मिनोलॉजी, मतलब वर्ड्स के लिए यूज किया गया इसने, सच एज मॉनिटर एंड गाइडलाइंस। बिल में मॉनिटर और गाइडलाइंस। इंस्टेड, टर्म्स सच एज सुपरविजन एंड डायरेक्शन कुड हैव एस्टैब्लिश ग्रेटर ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग विद कम्युनिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। क्या बोला इसने कि अगर ऐसे वर्ड्स होते, टर्म्स सच एज सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ये इस्टेब्लिश कर सकते थे एक बढ़िया ट्रस्ट और बॉन्डिंग, किसके साथ? कम्युनिटीज के साथ और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। ऑन द अदर हैंड,
इन ग्लोबल, अब देखो मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, मैं सीधा इंग्लिश में पढ़ूंगा, पैचेस में पढ़ूंगा। इस चीज को ऑब्जर्व करना, पढ़ाता तो कोई भी है उठा के मुंह, लेकिन समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा लेकिन मैं ब्रेक करके पढ़ूंगा और समझना समझ में आ रहा है कि नहीं। इन ग्लोबल लीगल रिसर्च डॉक्यूमेंट सच एज द योकोहामा स्ट्रेटेजी, द ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन and the Sendai framework for disaster risk reduction, local communities are known as the first responders to disasters. It is imperative, it is important, it is essential to build on the capacities and wisdom of local communities. एक वर्ड आया योकोहामा। योकोहामा जापान में एक सिटी है, वहां 1994 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इस वर्ड को दिया गया था योकोहामा स्ट्रेटेजी। ये सेफ वर्ड के लिए उन्होंने बनाया कि डिजास्टर के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, मिटिगेशन उसे कैसे कम करें। तो ध्यान रखना इन चीजों का भी भाई, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मजा आता है पढ़ के चीजें आगे। तो क्या बोला इसमें, पहला सिमेंटिक्स है कि वर्ड मॉनिटर गाइडलाइंस, इसकी जगह ये सुपरविजन और डायरेक्शन अगर होता तो ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर सकता था लोकल कम्युनिटीज, लोकल सरकार के साथ। दूसरी तरफ क्या बोला कि जैसे योकोहामा स्ट्रेटेजी और ह्यूगो फ्रेमवर्क है, इसके सबके लिए लोकल कम्युनिटीज जाने जाते हैं पहले रिस्पॉन्डर्स। मतलब सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करता है डिजास्टर में, लोकल कम्युनिटीज। भाई अगर कोई मुसीबत आती है तो जो मुसीबत आएगी, जो विक्टिम्स होंगे उनकी हेल्प करने तो एनडीआरएफ की टीम तो बाद में आएगी ना, पहले तो कौन आ जाएगा, लोकल आ जाएंगे। ये कहना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, इवन दो द बिल डिफाइंस ए हजार्ड, रेजिलियंस एंड वल्नरेबिलिटी, these definitions are mere mechanical words and inconsequential without acknowledging the substantive roles of local communities, panchayats, wards and NGOs in disaster management. भाई इसमें हजार्ड, रेजिलियंस, वल्नरेबिलिटी बहुत सारी डेफिनेशन दी गई, लेकिन ये सब बेकार हैं किसके बिना, अगर आप लोकल कम्युनिटी को, पंचायत को, वार्ड्स को और एनजीओज को इसके अंदर एक्नॉलेज नहीं करते, अगर इन पे ध्यान नहीं देते। Whether during cyclone Aila in 2009 in Sundarbans, the Kedarnath glacial lake outburst flood of 2013, or the floods in Kerala 2018, villagers and fisher folk began rescuing people before the National Disaster Response Force NDRF and Coast Guards could reach the victims. जो मैंने अभी बोला, क्या बोला भाई इसने, आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझा लो, कितनी डेफिनेशन दे लो, बिना लोकल कम्युनिटीज के बेकार है ये सारे लोग। ये बाद में आते हैं, ये वाले बाद में आते हैं, पहले लोकल जाते हैं। तो ऑथर क्या कह रहा है, बिल को क्रिटिसाइज करने के मूड में पूरी तरह से, और वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो लैप्स हैं इस बिल के अंदर, सबसे बड़ा लैप ये है आपने लोकल कम्युनिटी को इससे दूर रखा। अकाउंटेबिलिटी इज द नेक्स्ट कैजुअलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है वो नेक्स्ट कैजुअलिटी है। सेक्शन 12 और 13 ऑफ द डीएमए which covered the minimum standards of relief for disaster victims and the possibility of loan repayment relief, जो possibility है loan repayment relief की have been omitted। दो चीजों को, एक तो possibility loan repayment relief की, दूसरा जो कवर करता था minimum standards of relief for disaster victims, उसे omit कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सिमिलरली सेक्शन बाहर निकाल देना, omit कर देना, अलग कर देना। सेक्शन 19 विच डिमांडेड, जो डिमांड करता था क्या, दैट स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो गाइडलाइंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रिलीफ जो लिखा था उसे स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता था, हैज ऑल्सो बीन ड्रॉप्ड, उसे भी हटा दिया गया। दीज सेक्शंस ऑल्सो कैरिड स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज। ये जो प्रोविजन थे, ये जो सेक्शंस थे, इन सेक्शन में विडोज के लिए, ऑर्फन्स के लिए, होमलेस के लिए भी प्रोविजंस थे। एंड प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करते थे एक्स ग्रेसिया असिस्टेंस, अभी अपन ने पढ़ा फेवर वाला, ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एज ऑल्सो असिस्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू हाउसेस। डैमेज टू हाउसेस यहां से एक बार याद रखना, प्रेपोजिशन जब पढ़ाऊंगा मैं तब तो आ ही जाएगा ये समझ में। यहाँ डैमेज के साथ अपन को टू लिखना होता है, लॉस के साथ अपन को ऑफ लिखना होता है, आगे जो भी नाउन लिखा होता है। डैमेज ऑफ नहीं होगा, डैमेज टू हाउसेस एंड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दिस इन द बिल, और जो हटाया इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। नेक्स्ट चलते। द डीएमए हैड मेड सम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। डीएमए बना चुका था, डीएमए मतलब एक्ट की बात कर रहे हैं 2005 की,
requirements for better enforcement of disaster management provisions by various departments and ministries under the Government of India. Section 35(2)(b and Section 35(2)(d that ensured, जो ensure करता था क्या, integration and preparedness in the plans have been dropped in the bill. ये भी हटा दिया गया. मतलब जो सेक्शन 35 के 2B और 2D थे जो इंश्योर करते थे इंटीग्रेशन और प्रिपेयर्डनेस इन द प्लान, मतलब जो प्लान बनाए गए उसमें इंटीग्रेशन हुआ उनका नहीं हुआ, उसे भी हटा दिया गया. एट अनदर प्लेस द SEC, ये कुछ नाम होगा भाई, इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, देखेंगे क्या है. नो लॉन्गर हैज टू डू बेसिक होमवर्क फॉर प्रिपेयर्डनेस. सब क्लॉजेस 2A एंड 2B ऑफ सेक्शन 22 आर डिलीटेड इन द बिल. सब क्लॉजेस जो थे 2A और 2B वो भी हटा दिए गए. There is little in terms of good governance in the bill. ना के बराबर है गुड गवर्नेंस के बिल के अंदर, as most of its measurable indices for performance assessment of officials in the field are fuzzy. वो क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज वाली चीजें हैं और इनएक्यूरेटली मेंशन और गलत तरीके से मेंशन की गई हैं. आगे बढ़ते हैं भाई साहब. बिल सफर करता है किस चीज से, स्पेसिसिज्म का. स्पेसिसिज्म मतलब क्या होता है, प्रजातिवाद. मतलब जैसे अपन इंसान है, एनिमल्स से किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, अलग अलग प्रजाति है वो. द थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स विच डाई आफ्टर एवरी डिजास्टर. एनिमल्स डाई आफ्टर एवरी डिजास्टर, जो बेसिक कंसेप्ट समझा है उस पर टिके रहना. आर नॉट इवन मेंशन्ड, ये भी मेंशन नहीं किया गया है. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज DDMA सीम टू हैव लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने में, इंप्लीमेंटिंग द एनिमल बर्थ कंट्रोल rules 2023 brought out by the same government. इसी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया. दिस गैप फेस द रूल्स एज वेल एज प्रिपेयर्डनेस फॉर अ डिजास्टर. नेक्स्ट चलते हैं भाई. ये नीचे यार वर्ड्स फिर से रह गए, ये चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका. द बिल सजेस्ट करता है एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन ऑफ 41A. अर्बन यहाँ वर्ड है. What brought the need for this additional authority? क्या जरूरत थी? It is unclear. ये क्लियर नहीं है. The municipal corporation is the highest revenue generator. ये सबसे बड़ा revenue generate करता है for any city as it controls land, buildings, builders, property taxation. But in what way can a municipal corporation improve disaster management? If किस तरीके से कर सकता है वो? If it encourages urban flooding, ये urban flooding को encourage करता है by allowing encroachment over aquifer, water bodies, city forest and river beds and markets. ये अलाउ कर देता है पैसे ले लेके, और मतलब करप्शन वाली बात है. कैसे करेगा ये, कैसे सुधारेगा ये, कैसे हेल्प करेगा ये? फाइनली द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग कोशिश कर रहा है विद जूनोटिक एंड एपिजोटिक डिसीजेस. वर्ल्ड कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो इसने दे दिया है. गिवन, ये क्या था, ये वो था जो एनिमल से इंसानों में आता है, ये वो था जो एनिमल्स के अंदर बीमारी फैलती. गिवन दिस सिनेरियो अ रीजनल प्लान ऑफ एक्शन थ्रू इंक्रीज्ड ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड इमरजेंसी स्ट्रेटेजीज वाज अवेटेड. उसका इंतजार है. द बिल कुड हैव मेंशन्ड रीजनल ग्रुपिंग्स सच एज सार्क, बिम्स्टेक एंड ब्रिक्स to be approached in the event of a disaster. The bill was expected to encourage international collaboration, democratization के आगे लिखा अपन ने, and decentralization of the role and responsibilities of the National Disaster Management Authority. It could have at least referred to the 2011 SARC agreement on rapid response to natural disasters given the porous boundaries of South Asian countries. To ignore regional collaboration is a serious lapse. मतलब इधर तो जा रहे हो. It could have at least referred to the 2011 SARC agreement on rapid response to natural disasters given the porous boundaries of South Asian countries. To ignore regional collaboration is a serious lapse. तो भाई साहब अभी तक यही है कि आपने रीजनल मतलब जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें दूर कर दिया. एक वर्ड आया सार्क की फुल फॉर्म नीचे लिखी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना. और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म नीचे लिखा है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. ब्रिक्स तो आप जानते होंगे, ये नहीं जानते हो तो फिर डूब मरो.
और सार्क का हेडक्वार्टर किधर है? नेपाल में, काठमांडू में, काठमांडू में। ठीक है भाई। और कब बना था ये? ये बना था 1985 में, 1985 में दिसंबर में शायद एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका नहीं था, पहले पहले 4 कंट्री हुआ करती थी। साउथ अफ्रीका 2011 में आया, 2009 में ये बना था। इसके 2 एडिशन हो गए थे शायद, 3rd एडिशन में ये साउथ अफ्रीका मिला आके। तो ये था हमारा अपना एडिटोरियल। तो एडिटोरियल बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्या है भाई ये कहना चाहता है। बिल में दिक्कत है, और दिक्कत मेन पॉइंट यही है, क्रिटिकल है वो लेके इस चीज को। और आपने लोकल अथॉरिटीज की बात नहीं की, आपने बहुत सारी चीजें, अकाउंटेबिलिटी हटा दी आपने, और लोगों का ट्रस्ट खत्म कर दिया आपने। वर्ड्स का जो जाल खिला है ये, मतलब ऐसे से ऑथर ने मजे लिए इनके, वो कुछ नहीं है। आ जाओ सरकार, अगला अपन पढ़ते हैं आज का पैरा जंबल, और फिर दूसरा अपन वो प्री वाला पढ़ेंगे, बेसिक, जो एसएससी एनडीए सीडीएस वगैरह के लिए, प्री के लिए आसान है। इसमें भी कुछ चीज़ें आसान है, जैसे पी को करना है तो वीडियो को पॉज कर दो फटाफट, और वीडियो पॉज करने के बाद आपको तुरंत से पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके तब वीडियो चलानी है। कसम है आपको इसी पैराजंबल की। नेक्स्ट देखो, मैं कर रहा हूँ भाई स्लो सॉल्व। और अच्छा, मेरी अप्रोच को देखना, मैं एक बच्चा बन के कर रहा हूँ आपकी तरह। नेचर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इस पे मेरा फोकस है। एंड किससे हो रहा है? टू स्टडी द रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव एंड हो रहा है एडजेक्टिव से, मुझे चाहिए होगा नाउन आगे। बाय अंडरस्टैंडिंग द रामन जो भी रमन इफेक्ट, द मोस्ट लॉजिकल आइडिया, द मोस्ट लॉजिकल आइडिया टू स्टडी द रिफ्रैक्टिव नेचर, क्योंकि इसके बाद यहां भी नाउन नहीं है, यहां भी नाउन नहीं है, तो नाउन आया इधर, मतलब बी के बाद आ रहा है ए। ऐसे कनेक्ट करना है मुझे। और ए में लिखा है इज, ए में लिखा है इज, ऐसे हो गया ये। टू स्टडी द रिफ्रैक्टिव नेचर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज बाय अंडरस्टैंडिंग द रमन इफेक्ट। अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे, ये रह जाएगा अपने पास सी इधर और डी इधर, कुछ इस तरीके से बनेगा क्या? द मोस्ट लॉजिकल आइडिया टू स्टडी द रिफ्रैक्टिव nature of water droplets is by understanding the Raman effect. और कोई तरीका? इसके बाद अगर अपन बी को लगा दें, इज टू स्टडी द रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव के बाद ना तो ये कनेक्ट कर रहा है ना ये कनेक्ट कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव के बाद तो यही कनेक्ट करेगा ए, तो यही बचा अपने पास डी बी ए सी। मजबूरी का नाम है डी बी ए सी। नेक्स्ट देखो, on the topic of solar radiation modification including stratospheric aerosol injection, last year the US National Academies of Sciences Engineering, कोमा लग के आगे कनेक्ट हो रहा है, तो रिलीज रिपोर्ट। ठीक है भाई साहब, तो सी के बाद आ गया डी। रिपोर्ट किस चीज पर थी? ऑन द टॉपिक ऑफ सोलर रेडिएशन। मैं इसे हाईलाइट भी करके जा रहा हूं क्योंकि ये रिपोर्ट थी यहाँ, तो मुझे सेंटेंस का भी समझ में आ जाएगा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ऊपर वाला सेंटेंस नेचर ऑफ वाटर का जिक्र कर रहा था, ये रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का जिक्र कर रहा है। तो सी डी के बाद ए आ गया, एक बचा बी, खत्म करते हैं उसे। लीस्ट एक्सपेंसिव अप्रोच, नाउन मिल गया अपन को, हैव बीन अ वर्ब है तो अपन को सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अप्रोच के साथ ए के बाद तो बी आ ही नहीं सकता, बट मोस्ट एक्सपर्ट्स के साथ अपन को वर्ब चाहिए। हैव बीन प्रपोज्ड, एक्सपर्ट्स इसी के साथ है तो अलग कैसे हो सकता है। कंसीडर stratospheric aerosol injection to be both the most effective and many different types of solar radiation modification. most effective adjective है and least expensive approach, दोनों के लिए लिखा है। दो चीजें अपन को जोड़नी है, तो अपन यहां इसे ये कनेक्ट करेंगे। ये कौन सा पार्ट है? सी ए एक साथ आ रहा है। अब बचा बी और डी, तो ये हैव बीन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन हैव बीन प्रपोज्ड, तो मैनी डिफरेंट टाइप्स के लिए हैव बीन आ जाएगा, मतलब डी स्टार्ट कर रहा है और बी आ रहा है, डी बी। और बी के बाद सी कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं? मैनी एक्सपर्ट्स कंसीडर करते हैं, बहुत बढ़िया, कनेक्ट हो गया। तो इसमें भी स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का जिक्र किया, और आपने ये बताया बहुत सारे टाइप्स हैं सोलर रेडिएशन के, तो यहां भी सोलर रेडिएशन का जिक्र हो रहा है। बोथ हाई इनफ एंड कंसिस्टेंटली इनफ रॉकेट्स माइट बी यूज टू डू दिस, इसे वो यूज कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट्स थिंक दैट मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट वाइल
थिंक के बाद अपन को सेंटेंस कनेक्ट करना है, बोथ रॉकेट्स, कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन सी में लिखा है, बी के बाद आ गया सी, और बी की स्टार्टिंग हो रही है कहां से, रॉकेट्स, माइट, दैट के बाद अपन को सब्जेक्ट चाहिए, वो रही है सब्जेक्ट वर्ब, मतलब डी के बाद बी आ रहा है, सी ए बचा। अरे वाह, दोनों का सेम सेम बन गया, डी बी ए सी। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस में अपन ने किस चीज का जिक्र किया? कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो इस चीज का यूज करते हैं, किस चीज का देखते हैं बाद में। ऑफ सोलर रेडिएशन, यहां भी रेडिएशन का जिक्र हो रहा है। मॉडिफिकेशन वर स्टिल पुअरली अंडरस्टूड, इकोनॉमिस्ट, लॉयर्स एंड अदर्स recommended this in part because the consequences, the report was written by a committee of climate scientists। तो ये डी के बाद आ रहा है अपन के सामने बी। चलो भाई, डी और बी, कोमा के बाद इकोनॉमिस्ट, लॉयर्स वगैरह लिखा है। विच रिकमेंडेड, विच के बाद वर्ब चाहिए, तो ये आ गया सी। तो ये भी अच्छा, तीनों का सेम सेम बना भाई। किस किस के सही है भाई पांचों? ये देखो किस तरीके से मैंने अप्रोच किया, मैंने आप मतलब बच्चा बन के सोल्व करने की कोशिश की। मैंने बताया भी नहीं, मैंने आपके सामने ऐसे ही बोल बोल के सोल्व करा था ताकि आपको समझ में आए कि होता कैसे है, ये टीचर कैसे करता है। बोलो क्लियर हुआ? भाई मैं बहुत मतलब बहुत ही सच्चा इंसान हूं, मैं आपके सामने कर देता हूं, जैसा मुझे आ रहा है वैसा कर देता हूं, सिंपल तरीका। मैं पहले से पढ़ के नहीं आता चीजों को, मजा नहीं आता मुझे पहले से पढ़ के आ गए, स्क्रिप्ट लिख के नहीं पढ़ाया जाता मुझसे, सीधा सीधा पढ़ाया जाता लाइव। ये ले भाई ऐसे। नेक्स्ट देखो आओ। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां सोलर रेडिएशन, इधर सोलर रेडिएशन, इधर सोलर रेडिएशन, एक सेंटेंस ये वाला, ये कह रहा है यूज दिस रॉकेट्स, है ना? तो रॉकेट्स नेचर ऑफ वाटर का तो जिक्र ही नहीं कर रहा ना, तो ये तो हो गया एलिमिनेट इसमें से। मतलब जो पूरा सीक्वेंस बनाएंगे, पी गया अपने घर बच्चे, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। अब देखो क्यू में क्या था, मतलब एक रिपोर्ट थी और इसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था ये टी में, तो क्यू के बाद आएगा टी। ये लो भाई, क्यू टी एक साथ आएगा, क्यू टी, समझते हो ना तुम क्यू टी को? ठीक है। अब बचे आर और एस। मैनी डिफरेंट, यही था, मैनी यहीं से स्टार्ट होता था, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे आर से। एक बच रहा है एस, एस किधर जा रहा है भाई? एस क्या कह रहा है अपना, while some science fiction stories suggest that rockets might be used to do this, ये करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। ओके, that modified aircrafts would be required to distribute both high enough and consistently enough। अच्छा, तो सोलर रेडिएशन वाला ही पॉइंट होगा भाई इधर। सोलर पानी का तो जिक्र हो ही नहीं सकता इधर, क्योंकि उसका तो इफेक्ट जो था, उसका इफेक्ट तो कोई पड़ा ही नहीं उसका, तो यही होगा। तो आर के बाद एस लगा दो चुपचाप और कान दबा के निकल लो यहां से। आर एस क्यू टी है, इससे आसान नहीं होगा, इतनी जल्दी बन गया। किस किस का सही है बताना जरा भाई, लिख देना जरा अपन का सही है। बहुत अच्छा था, आसानी से बन गया, मजा आया। इतनी जल्दी कहाँ बनता, नहीं तो मेंस का बन गया, मजा आया। अब एस कहाँ गया? अब इसका बड़ी मुश्किल से तो एस लिखा गया, वो एस हटा दिया घोंचू ने। आर एस क्यू टी, कोई दिक्कत होगी तो पूछना भाई। ये भाई एसएससी लेवल कह लो, आप एसबीआई क्लर्क लेवल कह लो, आईबीपीएस क्लर्क लेवल कह लो, बहुत आसान सा है। एक बार ट्राई करना, वीडियो को रोक दो, बनाना। सीडीएस वीडीएस ऐसे ही आते हैं, बहुत मजा आता है ऐसे करने में। आ जाओ सरकार, मैं बताता हूँ वीडियो, उम्मीद करता हूँ रोक के बनाया होगा नालायक को आपने। झूठ मत बोलना, पैराजंबर मर जाएगा, नहीं तो कसम दे रखी है मैंने पैराजंबर की। चलो भाई सेंटेंस पढ़ लें एक बार। अनहेल्दी फूड हैबिट्स ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन ब्रिंग, देखो अनहेल्दी फूड ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा भाई साहब कैन, मतलब हैबिट्स जो है, कैन ब्रिंग एवरी टाइप ऑफ हेल्थ इश्यू। ठीक है, डिसीजेज लाइक ये एंड हार्ट डिसीज आर द पॉसिबल डिसीजेस, और हार्ट डिसीजेस आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनहेल्दी फूड। से होता क्या ये बता दिया। हेल्थ एंड फूड आर इंटेंसली कोरिलेटेड। ठीक है, जनरल सेंस से सी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्प्रॉपर फूड टाइमिंग्स एंड ओवर, ये मुझे समझा रहा है क्या, ओवर रिएट क्या है, ओवर रेटिंग ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आर ऑल्सो अनहेल्दी बिहेवियर्स। दीज डिसीजेस शॉर्टन द एवरेज लाइफ स्पैन of human beings. Unhealthy foods literally do not mean junk foods alone.
उसके बाद भी तुम वीडियो लाइक ना करो ना, बहुत गलत बात है फिर तो भाई सी स्टार्ट कर रहा है, कंफर्म हो गया। अच्छा, हेल्थ और फूड आर इंटेंसली कोरिलेटेड। अनहेल्दी फूड हैबिट्स क्या कर सकती हैं, वो उत्तर लिखा है, ए लिखा है। अनहेल्दी फूड लिटरली डू नॉट मीन जंक फूड ऑल्सो, तो ये ऑल्सो वाला सेंटेंस आपने यहां बताया, अनहेल्दी से कनेक्ट कर रहा है, ए के साथ एफ आ रहा है। क्लियर है? अब सी के बाद कौन आ रहा है मुझे नहीं पता, ए के साथ एफ आ रहा है, कनेक्शन में तो देख रहा हूं। अब उसके बाद अपन ने बी क्या कह रहा है, डिसीज, ऐसी डिसीज हो सकती है, ठीक है। दीज डिसीजेस, ई, बी और ई एक साथ आ रहे हैं भाई, क्योंकि दीज डिसीजेस का जिक्र कर रहा है। अब बचा अपने पास डी, इम्प्रॉपर फूड टाइमिंग। न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑल्सो अनहेल्दी बिहेवियर्स। तो अनहेल्दी फूड का जिक्र अपन ने पहले किया, तो पहले एफ लिखेंगे, फिर इम्प्रॉपर फूड टाइमिंग बोलेंगे। मतलब अनहेल्दी फूड से ये, और फिर उसके बाद खाना ठीक भी खाते हो तो टाइमिंग ठीक नहीं है, तो अपन डी बाद में ले जाएंगे। और बी ई, डिसीज बाद में होगी खाने के बाद, तो भाई साहब बी ई, ये बन गया। सी के साथ ए कनेक्ट कर रहा है, सी ए एफ डी बी ई, सी ए